दोस्तों नमस्कार। एलएन अकेडमी चैनल के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। ये वीडियो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इस वीडियो के पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पर 2 और वीडियो हम लोग देख चुके हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का परिचय, उसका नामकरण, उसका भौगोलिक विस्तार, उसकी विशेषताएं, मोटे मोटी शहरी सभ्यता के रूप में, एक कांस्य सभ्यता के रूप में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो विभिन्न स्थल थे जिनकी खुदाई हुई है और जहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को जाना और समझा है। उन हड़प्पीय 7 शहरों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज इस तीसरे वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और यहाँ पर लिस्टेड है, मोटा मोटी हम लोग कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी विशेषताएं थी सभी विशेषताओं को इन्हीं 4 बिंदुओं में समेट कर आपका पूरा का पूरा देखेंगे। इस बात में तो कोई शक नहीं कि हड़प्पा सभ्यता को जितने भी कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशंस थे सबसे ऊपर रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं थी जो बिल्कुल किसी भी कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन में नहीं पाई गई थी और इसी आधार पर हड़प्पा सभ्यता को उस कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। नगर निर्माण और जल निकास व्यवस्था का जो प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलता है वो बिल्कुल ही अपने आप में अद्वितीय है। व्यापक स्तर पर पके ईंटों का प्रयोग करके एक नियोजित तरीकों से भवनों का निर्माण का जो उदाहरण हड़प्पा सभ्यता उत्पन्न करता है वो किसी भी अन्य कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन में नहीं पाई जाती है। और इसी नगर निर्माण का एक हिस्से के रूप में आपका कहा जाता है कि जल निकास प्रणाली का भी एक अद्भुत व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के काल में था। दूसरा जो आपका महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपका व्यापार और वाणिज्य है। शुरुआत में जब हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की होगी तो ये बात समझा होगा कि इट वॉज ए अर्बन सिविलाइजेशन। ये एक शहरी सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। और जिन 7 महत्वपूर्ण शहरों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो बेसिकली सातों के सातों हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर थे। और शहरों के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि शहरों का निर्माण ही होता है व्यापारिक गतिविधियों पर। कोई भी सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट तब कहा जाता है जहाँ नॉन एग्रीकल्चरल काम होता है, व्यापार उसमें सबसे कॉमन प्रचलित आपका काम था। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे बेसिकली सभी के सभी व्यापारिक केंद्र थे। वो अपने भौगोलिक क्षेत्र के आंतरिक व्यापार के भी केंद्र थे और साथ ही साथ विदेश व्यापार के भी केंद्र थे। और इन्हीं व्यापार और वाणिज्य की वजह से हड़प्पा सभ्यता में, जिसको भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रथम शहरीकरण कहते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता को। तो इस प्रथम शहरीकरण जो हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिलता है उसका आधार ही यही व्यापार और वाणिज्य हुआ करता था। लोकल ट्रेड, नेशनल ट्रेड, पूरा का पूरा एक व्यापक तंत्र का प्रमाण हम लोग को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की भी अपनी विशेषताएं हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़े जाने के कारण ये पक्ष थोड़ा सा उतरा उभर कर सामने नहीं आ पाया है। फिर भी पुरातात्विक अवशेषों से जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं उसी के आधार पर लोगों के धार्मिक एक पैटर्न था, उन लोगों का धार्मिक एक व्यवस्था थी उन लोगों का। उसके बाद एक सामाजिक संरचना थी। मातृसत्तात्मक समाज के रूप में हड़प्पा सभ्यता को मतलब है कि चिन्हित किया गया है। तो कहने का मतलब है कि उनका एक सोशल पैटर्न था, उनका एक रिलीजियस पैटर्न था। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग के पास आई है आपके खाने। और इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता के चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके कलात्मक पक्ष का। हड़प्पा सभ्यता का लोगों का कला पक्ष भी कमज़ोर नहीं है। पुरातात्विक अवशेषों में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली है जो हड़प्पा सभ्यता के कलात्मक पक्ष को उजागर करती हैं। सिंपल मुहरों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, पत्थरों की मूर्तियों का निर्माण, टेराकोटा बर्तन, जितने भी तरह की चीज़ें हैं, औजार, हथियार, ये सभी का सभी आपका कहा जाता है कि कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता के कलात्मक पक्ष को प्रस्तुत करते हैं, कलात्मक पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। कांसे की बनी हुई नृत्य नारी जो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई थी वो हड़प्पाकालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना उसको हम लोग मान सकते हैं आपका। तो ये 4 महत्वपूर्ण विशेषताओं के दायरे में हड़प्पा सभ्यता के हम विशेषताओं को हम लोग आपका बारी बारी से अब अध्ययन करेंगे। चल, सबसे पहले हम लोग बात शुरू करते हैं। आपका पहली विशेषता नगर निर्माण, जल निकास। हड़प्पा सभ्यता को जो कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन से जो ऊपर रखा जाता है उसका अगर सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कारण आपसे पूछा जाए तो बेहिचक कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का शहर निर्माण और जल निकास की व्यवस्था। ये एक
अद्वितीय है। उस जमाने में इतनी अच्छी व्यवस्था, पूरे लार्जर मतलब काफ़ी ज़्यादा व्यापक स्तर पर आपका पके हुए ईंटों का प्रयोग, पूरी शहरी व्यवस्था, एक सिविक कम्युनिटी के बारे में ये लगता है कि ऐसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टाइप कोई चीज़ वहाँ व्यवस्थित हुआ करती थी, जो पूरे टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज इत्यादि से संबंधित गतिविधियों को शायद नियंत्रित करती थी। और इसलिए हड़प्पा सभ्यता के आपका कहा जाता है कि उत्खनन से हमें हड़प्पा सभ्यता के नगरों की अच्छी खासी एक तस्वीर उभर कर सामने आती है। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी शहरों की खुदाई हुई है, एक्चुअली सभी के सभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में हमें दो माउंड मिलते हैं, दो ढेर मिलते हैं आपका कहा जाता है। एक जिसको हम लोग पश्चिमी ढेर कहते हैं, एक हम पूर्वी ढेर कहते हैं। ये छोटा ढेर है, पुरातात्विक अवशेषों का ढेर, ढेर से मतलब है पुरातात्विक अवशेषों का ढेर। हाँ, तो ये छोटा ढेर है। हाँ, और यह कहा जाता है कि ये थोड़ा सा आपका इसका एरिया बड़ा है, ये बड़ा ढेर है आपका कहा जाता है। और कोई भी शहर, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे सभी में ये दो ढेर ही पाए जाते हैं, पश्चिमी ढेर और पूर्वी ढेर। पश्चिमी ढेर जो हुआ करता था वो आपका कहा जाता है कि कंपैरेटिवली ऊंचे जगह पर हुआ करता था, और जबकि पूर्वी ढेर कंपैरेटिवली आपका लोअर लेवल पर हुआ करता था। और पूरा शहर दो भागों में कह सकते हैं कि विभाजित हुआ करता था। ये चूंकि ऊंचाई पर थोड़ा अवस्थित था इसलिए इसको उच्च शहर, ये थोड़ा सा नीचे था इसलिए इसको निम्न शहर कहा जाता था। ये जो पश्चिमी उच्च शहर था इसका क्षेत्रफल इसकी तुलना में छोटा होता था, ये छोटा हिस्सा हुआ करता था, ये बड़ा हुआ करता था। इस उच्च शहर में उस शहर के जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे, प्रशासक वर्ग के लोग, धनी लोग, बड़े व्यापारिक लोग, पुरोहित, जो भी आपका मतलब है कि बड़े लोग थे उस काल में हड़प्पाकालीन समाज के, उनका निवास स्थल हुआ करता था। और यह ऊंचाई पर बना हुआ था। बाकी जो निचला शहर है वो आपका कहा जाता है कि कारीगर, किसान, आपके छोटे मोटे व्यापारी, इन सब के लोगों के रहने का वो स्थान हुआ करता था। और इस तरह से जितने भी हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई है वहाँ पर हमें दो माउंट्स मिले, और इन दोनों माउंट से जो जानकारियाँ हमें पुरातात्विक जानकारी इकट्ठी हुई है वही मिलकर उस शहर के बारे में हम लोग को पूरी जानकारी उपलब्ध कराता है। ये आपका कहा जाता है कि उच्च शहर जो था, पूरा अगर शहर का जो टाउन प्लानिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो अगर टाउन प्लानिंग को हम लोग समझना चाहें तो एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं। आप लोग बस ऐसा ही सिमिलर पैटर्न आपका कहा जाता है कि तीनों सेगमेंट में आपको डाल देना है। यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, ये पूरे लगभग हम लोगों ने शहर की जो संरचना, उस काल में जो हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे, एक्चुअली वो शहर कैसे थे, स्ट्रक्चर उनका कैसा था, इसको हम लोगों ने इस डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास किया है। पूरा शहर में आपका कहा जाता था कि सड़कों का जाल बिछा हुआ था, आपका कहा जाता है पूरा का पूरा। हाँ, ये आपका मोहनजोदड़ो का ये मॉडल है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। और ये कहा जाता है कि उत्तर और दक्षिण, हाँ, ये सबसे चौड़ी सड़क, मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी सड़क, और इसी को राजपथ के नाम से जाना जाता था, राजपथ के नाम से जाना जाता था। ये मुख्य सड़क थी, और ये राजपथ लगभग आपका 10 मीटर चौड़ी होती थी। आपका ये मुख्य सड़क थी मोहनजोदड़ो की। इस सड़क से समकोण पर दूसरी सड़कें आती थी। यह आपका हमारा राजपथ हो गया, और यह आपका कहा जाता है कि इसको हम लोग मुख्य सड़क कहते हैं। यहां पर देखें, इधर पिक्चर कंप्लीट है, यह मुख्य सड़क हो गया, एकदम समकोण पर एक दूसरे से मिलते हैं। और इन्हीं मुख्य सड़कों के समकोण पर आपका कहा जाता है कि गलियां होती थी। मुख्य सड़क की चौड़ाई 2.7 मीटर से लेकर 3.6 मीटर तक थी, और गलियों की जो चौड़ाई थी वो 1.8 मीटर के लगभग थी। ये और ये पूरा का पूरा एक सड़कों का जाल आपका हर एक शहरों में पाया जाता है। और यही सड़कें जो होती थी पूरे इस क्षेत्र को कई ब्लॉक्स में बांटती थी, खड्डों में बांटते थे, और ये सभी के सभी आपके ब्लॉक्स होते थे। ये सभी के सभी ब्लॉक्स हुए, और यही आपका रिहायशी क्षेत्र था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का निवास स्थान।
और इसी ब्लॉक्स में एक ब्लॉक में आपका कई घर बने होते थे। हर एक घर का खिड़की दरवाजा वगैरह सब जो था वो आंगन की ओर खुलता था। एक थोड़ा सा घर को भी समझने का प्रयास करें कि हड़प्पा सभ्यता के मतलब बने हुए शहर कैसे थे, घर कैसे थे। तो घर की संरचना भी इस प्रकार से होती हुआ करती थी। और इसमें सामने से प्रवेश द्वार होता था। प्रवेश द्वार से प्रवेश करने पर एक ऊंची दीवार 5-6 फीट की होती थी। उसकी तरफ दूसरी तरफ आंगन हुआ करता था और आंगन के बगल में कमरे हुआ करते थे जिस कमरे में लोग रहा करते थे। आंगन में आपका जानवरों को बांधने का स्थान, रसोई घर, स्नानागार, शौचालय इत्यादि की पूरी व्यवस्था थी। और ये जो आपका आंगन जो होता था, कोर्टयार्ड जिसको कह सकते हैं, वो थोड़ा सा लो हुआ था और कमरे सब जो थोड़े से अपर थे आपका कहा जाता है। ये हाउस है। कहा जाता है कि 2 कमरे के मकान से लेकर 4-5 मंजिला भवन का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रमाण, पकी हुई ईंट से बनी हुई सीढ़ियों का प्रमाण मिलता है। ये सामने जो दीवार इसलिए लगाया जाता था कि कहा डायरेक्ट किसी को कोई बाहर से देख ना सके, घर प्राइवेसी का है। ये जितने भी घर होते थे, ब्लॉक्स में जो घर बनाए जाते थे, वो इनका खिड़की दरवाजा वगैरह सब जो होता था वो आपका कहा जाता है, या दरवाजा वगैरह सब जो होता था वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था बल्कि गलियों में खुलता था। ये आपका कहा जाता है खिड़की दरवाजा जो कुछ भी हो इस घर में सब गलियों में खुलता था। एकमात्र लोथल ऐसा स्थल था जहां पर हमें कहा जाता है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुली हुई पाई गई है। बाकी अन्य लोथल को छोड़कर अन्य जितने भी हड़प्पीय स्थल है उसमें मकानों के दरवाजे खिड़कियां ये सभी के सभी आपके गलियों की ओर ही खुलती थी। गलियों के में भी इसमें सुरक्षा कारण रहा हो, प्रदूषण कारण रहा हो, ध्वनि प्रदूषण वगैरह कारण रहा हो, या अन्य कोई भी कारण रहा हो। और इस तरह से आपका कहा जाता है कि घर के दरवाजे और खिड़कियां सामान्य तौर पर गलियों में खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। ये पूरा का पूरा हाउस पैटर्न था। ये एक तरह से आपका कहा जाता है कि टाउन था। ये जितने भी आपके ब्लॉक्स थे सभी के सभी रेसिडेंशियल थे। इसी बीच में लोग रहा करते थे आपका कहा जाता है। और इसी आपका कहा जाता है कि पैटर्न से एसोसिएटेड आपका कहा जाता है कि आपके जल निकास प्रणाली को भी हम लोग यहीं पर समझते चले। हड़प्पा सभ्यता के लोग बड़े हाइजीनिक थे और प्रत्येक घरों में, मोहनजोदड़ो के तो प्रत्येक घर में आपका कहा जाता था कुआं, स्नानागार वगैरह सब था। और स्नान करने के बाद या अन्य प्रकार के पानी का उपयोग करने के बाद पानी की निकासी के लिए एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे। हर घर में बाथरूम था और उस बाथरूम से आपका कहा जाता है कि नालियाँ हर घर में आपके ये लगे हुए थे। आपका कहा जाता है कि मिट्टी की पकाए हुए पाइपों का इस्तेमाल होता था और उसी पाइपों के माध्यम से पानी को घरों से ड्रेन करके गली की नालियों तक पहुंचाया जाता था। गली की नालियाँ जो होती थी वो आपका मुख्य सड़क की नालियों में मिलती थी और ये मुख्य सड़क की नालियों में मिलती थी। और ये मुख्य सड़क की नाली एकदम सबसे जो प्रमुख सड़क है राजपथ में जाकर मिलते थे और इसका पूरा का पूरा जल का निकासी हो जाता था। मतलब घर से लेकर नदी तक पूरा का पूरा कहा जाता है कि जल निकास प्रणाली की एक बड़ी उत्कृष्ट व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने करके रखी थी। और इसलिए हड़प्पा सभ्यता का टाउन प्लानिंग कहा जाता है कि फिर रिपीट करना चाहेंगे कि मतलब कि एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टाइप का कोई संस्था का अस्तित्व के बारे में आभास मिलता है, जो इसने पूरे के पूरे शहरी निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया हुआ कहा जाता है। शहर में जितने भी भवन वगैरह सब बने थे उन भवन में आपका कहा जाता है कि पकी हुई ईंटों का जबरदस्त उपयोग किया गया था। पकी हुई ईंटों का जबरदस्त प्रयोग हुआ था आपका। और इसी पकी हुई उपयोग मिट्टी ईंटों का उपयोग ही कारण है जिसके वजह से आज भी खुदाई में हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष उसी रूप में प्राप्त होते हैं जिस रूप में वो कभी प्रयोग में लाए गए थे। तो ये पकी हुई ईंटों का व्यापक प्रयोग कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में। दुर्ग के अधीन जितने भी आपका कहा जाता है कि संरचनाएं होती थी, ये हम लोगों ने देखा था कि पश्चिमी भाग जो हुआ करता था इसमें छोटा था, ऊंचे स्थान पर था, और ये पूर्वी हिस्सा
ये लो लैंड पर था लेकिन आकार में बड़ा था। यहाँ शहर के उच्च लोग रहा करते थे उस शहर के, और ये निम्न लोग रहा करते थे। ये जो सेटलमेंट था इसके चारों तरफ कहा जाता है कि फोर्टिफाइड आपका चार दीवारी हुआ करते थे, दुर्ग बोलते हैं इसको। पूरा फोर्टिफाइड एरिया था। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा चाहे बाढ़ से हो, जानवरों से हो और लोगों से हो, जो भी कारण रहा हो सुरक्षा का। लेकिन ये लोग जो आपका कहा जाता है कि पश्चिमी भाग में जो रहने वाले लोग थे वो एकदम सुरक्षित क्षेत्र में रहना चाहते थे, रहना पसंद करते थे, और इसलिए उन लोगों ने अपने सेटलमेंट को चारों तरफ चार दीवारी से घिराया था। आपका कहा एकमात्र आपका चान्हू दारो ऐसा स्थल है जहाँ पर आपका ये मतलब है कि ये चार दीवारी हमें नहीं प्राप्त होती है। बाकी जितने भी हड़प्पीय शहर है सब जगह हमें उस पश्चिमी स्थल के चारों तरफ एक चार दीवारी मिलती है। चार दीवारी की बाहरी भाग पकी हुई ईंटों से बना हुआ है और चार दीवारी का आंतरिक भाग जो है वो कच्ची ईंटों का बना हुआ है। ये चार दीवारी थी। सामान्य तौर पर ये जो आपका चार दीवारी थी केवल उच्च स्तर को कवर करती थी। हाँ, लेकिन दो स्तर का नाम हम लोग याद रखेंगे, एक लोथल और दूसरा सुरकोतड़ा। इन दोनों स्थलों पर ये चार दीवारी जो थी उसने लोअर टाउन को भी इंक्लूड कर दिया था। दोनों को मिलाकर एक पूरी की पूरी चार दीवारी थी, जिससे निम्न शहर भी आपका सम्मिलित हो गया था एक ही चार दीवारी के अंतर्गत। ये इस नॉर्मल आपका कहा जाता है कि शहर निर्माण योजना में एक डेविएशन और भी है, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में पाया जाने वाला एक ऐसा स्थल है जहां ये नॉर्मल पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलता है, और बीच में एक और सेटलमेंट का प्रमाण मिलता है। उत्खनन से कहा जाता है कि पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग के मध्य एक आपका कहा जाता है कि सेटलमेंट और भी था, जिसको इतिहासकारों ने मध्यमा के नाम से पुकारा है। मध्यमा के नाम से पुकारा है। ये और इसमें भी समाज के उच्च वर्ग ही लोग रहा करते थे, जिनको उनमें पश्चिमी हिस्से में दुर्ग क्षेत्र में जगह नहीं मिल पाती थी, वो इसको ऑक्युपाई करते थे। और बाकी जो तीसरा शहर वो कारीगर, मजदूरों इत्यादि का निम्न शहर यहाँ भी था। लेकिन धौलावीरा में हमें नॉर्मल जो पैटर्न है दो सेटलमेंट का, उसकी जगह पर हमें तीन सेटलमेंट प्राप्त होता है। और शहरों का तीन स्तर के बारे में हमें जानकारी आपके यहाँ से मिलती है, धौलावीरा से मिलती है, हमें धौलावीरा से मिलती है। ये आपका ये जो पश्चिमी भाग था ये फोर्टिफाइड एरिया था, सबसे मजबूत एकदम क्षेत्र था। और इसमें हड़प्पा सभ्यता के जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, प्रशासक वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, चाहे पुरोहित हो, चाहे व्यापारी हो या अन्य कोई हो, हाँ, सभी कहा जाता है कि इसी दुर्ग क्षेत्र में रहा करते थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी की पूरी व्यवस्था पर इन्हीं लोगों का नियंत्रण, उस शहर की व्यवस्था पर पूरा का पूरा इन्हीं लोगों का नियंत्रण था। बाकी पूर्वी हिस्से में कॉमन मैन रहा करते थे, व्यापारी, कारीगर, मजदूर, किसान इत्यादि लोग इसमें रहा करते थे, ये माना जाता है। तो ये था आपका कहा जाता है कि नगर निर्माण योजना आपका पूरा का पूरा सड़क निर्माण, नगर निर्माण सब एक ही मतलब बात के कई पहलू हैं। आपको सबको मिलाकर पूरी बात को, पूरे स्ट्रक्चर को समझ लेना होगा। शहर निर्माण योजना के साथ साथ आपका थोड़ी सी बात हम लोगों ने जल निकास प्रणाली के बारे में तो किया ही था, और पूरा का पूरा छोटे नाली से बड़े नाली में आना, बड़े नाली से फिर और बड़े नाली में मिलना और समुद्र में जाकर बह जाना। नालियों को ढकने के लिए नालियाँ नॉर्मली 1 से 2 फीट गहरी हुआ करती थी। नालियों को ढकने के लिए बड़े बड़े ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जो घर में बनाए जाने वाले ईंटों का जो साइज़ था वो उससे बड़ा हुआ करता था। हाँ, लेकिन एक चीज़ बड़ा आश्चर्यजनक है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी ईंटों का आकार है सबका कहा जाता है कि आकार निश्चित है। हाँ, एक अनुपात में बने हुए हैं, आकार जो कुछ भी हो, लेकिन कहा जाता है कि उनको बनाने का अनुपात एक ही है। यह आपका कहा जाता है कि 4 इकाई लंबा, आपका 2 इकाई चौड़ा और 1 इकाई मोटा, और एकदम जैसा पहले भी जिक्र कर ही चुके हैं, पकी ईंटों का इस्तेमाल आपका किया जाता था। आपका कहा लकड़ी की सहायता से आपका कहा जाता है कि ईंटों को पकाया जाता था और तब उनका प्रयोग घरों में किया जाता है। और ये कहा जाता है कि ईंटों का इतना व्यापक स्तर पर प्रयोग ये हड़प्पा सभ्यता की एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता आपका कही जाती है। ये हम लोगों ने देखा, पहले बिंदु के बारे में हम लोगों ने देखा नगर निर्माण और जल निकास प्रणाली के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के शहर निर्माण और उसके जल निकास प्रणाली को देखने के पश्चात अब हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के व्यापार एवं वाणिज्य।
इनफैक्ट संपूर्ण हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था के हम लोग बारे में बात करेंगे। और इसी हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू ये व्यापार और वाणिज्य था। अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं। पहला जिसको हम लोग कहते हैं कि प्राइमरी सेक्टर कृषि, और कृषि के साथ ही जुड़ा हुआ आपका पशुपालन। यह भी हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत सपोर्टिव था। दूसरा उद्योग और तीसरा व्यापार। जब कभी भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विदेश व्यापार के बारे में बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का जो भी विदेश व्यापार था, उस व्यापार में जो निर्यात की वस्तुएं होती थी या घरेलू उपयोग की जो वस्तुएं होती थी, सबका निर्माण कहाँ होता था? उद्योग में। इसलिए उद्योग और व्यापार ये दोनों इंटर रिलेटेड थे हड़प्पा सभ्यता के, और इन दोनों को हड़प्पा सभ्यता में कृषि अर्थव्यवस्था का एक अच्छा सपोर्ट मिला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के काल में कृषि वॉज द कॉमन प्रैक्टिस। हम लोगों ने कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य पाया है, आपके बनवाली में हल का बना हुआ साक्ष्य मिला है। तो ये सब चीज़ें हमें बतलाती है कि हड़प्पा सभ्यता के काल के लोग का, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का मुख्य पेशा कृषि ही था, और वह नदी किनारों के उपजाऊ भूमि का उपयोग कर कृषि उत्पादन किया करते थे। 9 प्रकार के अनाजों का उल्लेख मिलता है हड़प्पा काल में। उत्पादन में और कंजम्पशन में आपका सबसे महत्वपूर्ण जो आपका जो मतलब है कि अनाज था वो था गेहूं और जौ। हड़प्पा सभ्यता के 2 सबसे महत्वपूर्ण फसल। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि चावल, ज्वार, बाजरा, तिल, सरसों, केला, ये सब तरह के फसल। गैर खाद्यान्य फसलों में कपास बहुत ही एक महत्वपूर्ण उत्पाद था, कृषि उत्पाद था। और इसी को यूनानी लोग, ग्रीक लोग इसको सिंडन कहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में आपका कहा जाता है कपास भी एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद था, और उसी पर आधारित आपका हड़प्पा सभ्यता का वस्त्र उद्योग था। तो ये हड़प्पा सभ्यता का कहा जाता है कि कृषिकालीन अर्थव्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता की कृषि इतनी उन्नत थी कि वहाँ अधिशेष उत्पादन की स्थिति थी, और वही अधिशेष उत्पादन आपका शहरों में भेजा जाता था और उनको स्टोर करके रखा जाता था। हमने हड़प्पा में अन्नागार हमें मिला है, हमें मोहनजोदड़ो में तो खैर महान्नागार मिला है। ये सभी अन्नागार जो थे उसी ग्रामीण उत्पादन को कलेक्ट करके या तो टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में आपका कहा जाता है ये अन्नागारों में रहते थे, और उन्हीं अन्नागारों में जमा किए हुए अनाजों से शहरी लोगों के ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। तो इस तरह से आपका कहा जाता है कि ये कृषि जो था, हड़प्पा समकालीन जो कृषि था, वही एक्चुअली सपोर्ट कर रहा था हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण को और पूरा आपका अर्बन स्ट्रक्चर को, पूरा अर्बन इकोनॉमी को आपको सपोर्ट कर रहा था। कृषि के साथ साथ आपका कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में आपका पशुपालन का जिक्र हम लोग करेंगे। पशुओं का उपयोग कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोग या तो उसका पशुओं का उपयोग कृषि कार्य में, बहुत सारे कृषि कार्य ऐसे थे जो पशु के सहयोग से किए जाते थे। दूसरा, परिवहन के साधन, पशु जो होते थे वो परिवहन के साधन होते थे, इनका परिवहन के साधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। और फिर छोटे मोटे आपका पशु पक्षियों को भोजन के रूप में उनका उपयोग किया जाता था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता लोगों के, ग्रामीण लोगों के जीवन में आपका कृषि के साथ साथ पशुपालन भी था। वो लोग विभिन्न जानवरों को आप मतलब अपने साथ रखा करते थे। उत्तर प्रदेश में एक जगह है आपका नेस्दी, वहाँ से पता चलता है कि बेसिकली वहाँ पर एक पशुशाला था जहाँ विभिन्न प्रकार के पशुओं को रखने की व्यवस्था हमें मिलती है। तो ग्रामीण क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, और इन पशुओं का जो चित्रण हुआ है हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पे हुआ है, आपको कहा जाता है लगभग सभी पशु और मुहरों पर चित्रण हुआ है। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग उन जानवरों से परिचित थे, और उसमें आपका कहा जाता है कि महत्वपूर्ण जानवरों जो थे बैल, उसके बाद आपका कहा जाता है कि हाथी, बाघ,
घोड़ा, हाँ, ये थोड़ा विवादास्पद है, हाँ, लेकिन क्षीण प्रमाण एक्चुअली आपके घोड़े का हड़प्पा सभ्यता में घोड़े को होने का बड़ा क्षीण प्रमाण मिला है। 2-3 जगह से इसका प्रमाण मिला है। आपका कहा जाता है कि घोड़ा का जो अस्थि पंजर है वो मिला है हमें सुरकोतरा से हमें मिला है, आपका कहा जाता है। इनका दांत, घोड़े का दांत जो मिला है वो रानागुंडी से मिला है, आपका कहा जाता है। तो ये घोड़ा, एक जानवर आपका था घोड़ा। इसके अलावा आपका कहा जाता है कि गेंडा, हिरन, मुर्गा, और अन्य प्रकार के जानवर आपका कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर अंकित किए गए हैं, जो ये बतलाते हैं कि उन सबों की उपस्थिति हड़प्पा काल में थी। तो हड़प्पा सभ्यता के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पहला पक्ष जो हम लोगों ने कृषि और पशुपालन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। एक उत्कृष्ट कृषि व्यवस्था, एकदम संपन्न कृषि अर्थव्यवस्था जो हड़प्पा सभ्यता के अर्बन इकोनॉमी को सपोर्ट किए हुए थे। उसी के आधार पर बेसिकली हड़प्पा सभ्यता का शहरीकरण था। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे वो सभी के सभी विभिन्न प्रकार के उद्योग के केंद्र थे। शहर में जो आर्थिक गतिविधि होती थी उस आर्थिक गतिविधियों में औद्योगिक गतिविधियां एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। और शहर में रहने वाले बहुत सारे लोग जो थे वो उद्योगों में काम करते थे। पहला जो आपका उद्योग, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था, जिसको हम लोग कपड़ा उद्योग के नाम से हम लोग जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण उद्योग। लोकली कपास उत्पादन होता था और उसी कपास का उपयोग करके ये लोग कपड़े बनाते थे और वस्त्रों का निर्यात भी होता था। कपड़ा उद्योग के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्योग था जिसको हम लोग कहते हैं मनका उद्योग। धातु के, मिट्टी के, विभिन्न प्रकार बहुमूल्य पत्थर के आपके कहा जाता है कि मनके बनाए जाते थे। और मनका उद्योग के मामले में आपका कहा जाता है कि लोथल और चान्हूदारो बड़ा ही महत्वपूर्ण केंद्र था। इनफैक्ट चान्हूदारो को हम लोग औद्योगिक शहर के भी नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा औद्योगिक गतिविधियां किस शहर में थी, तो बेहिचक हम लोग चान्हूदारो का नाम ले सकते हैं। तो उसी चान्हूदारो में आपका कहा जाता है कि मनका उद्योग था। विभिन्न प्रकार के पत्थरों से मनके बना, मिट्टी का भी मनका बनाया जाता था, तो सोना का भी मनका बनाया जाता था, चांदी का भी मनका बनाया जाता था। आपका गोमेद का भी मनका बनाया जाता था। सेलखड़ी का भी आपका कहा जाता है कि मनका बनाया जाता था। सोना, चांदी, गोमेद इत्यादि आपके धनी लोग के मनके थे, जबकि मिट्टी, सेलखारी के बने मनके ये सब आपका गरीब लोगों के मनके थे। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्योग था हड़प्पा सभ्यता में, कहा जाता है कि मनका उद्योग था। मनका उद्योग के बाद आपका कहा जाता है कि तीसरा उद्योग जो महत्वपूर्ण था, सीप उद्योग। सीप, समुद्र तटीय क्षेत्र होने के वजह से सीप यहाँ प्राप्त होते थे और उन्हीं सीपों का आपका कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के आभूषण वगैरह तैयार किए जाते थे। सीप उद्योग के मामले में आपका कहा जाता है कि लोथल और बालाकोट ये 2 स्थल महत्वपूर्ण थे। सीप उद्योग के बाद एक सामान्य सा उद्योग जो हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी शहरों में पाया गया वो था ईंट उद्योग। हम लोगों ने देखा ही था कि हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ था। तो वो सभी के सभी ईंटें जो होती थी वो शहरों में बनाई जाती थी और इसलिए लगभग हर एक शहर में ये उद्योग तो कम से कम, ईंट उद्योग तो कम से कम था ही था। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के आपका कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के उद्योग आपके हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। उद्योगों में एक आपका कहा जाता है कि बर्तन उद्योग भी था। उद्योगों में आपका बर्तन उद्योग भी था। मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, कांसा का बर्तन, तांबा के बर्तन, इस तरह के विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग जिसका दैनिक जीवन में हड़प्पा सभ्यता के लोग उपयोग करते थे। तो कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में आपका कहा जाता है
कि ये आपका इन वस्तुओं की, इन उद्योगों की भरमार थी और इन्हीं वस्तुओं का जो औद्योगिक उत्पादन होता था उसी के बल पर कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता। और इन्हीं, यह मतलब है कि उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर आपका विदेशों से व्यापारिक संपर्क आपके मतलब बनाया गया। हड़प्पा सभ्यता का जो विदेश व्यापार था इन्हीं औद्योगिक उत्पादन को बाजार में बेचने के लिए था। हड़प्पा सभ्यता का जो आपका कहा जाता है कि व्यापारिक संपर्क था, जब कभी भी हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में हम लोग बात करेंगे तो दो तरह के व्यापार के बारे में बात करेंगे। एक आंतरिक व्यापार जो हड़प्पा के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में था और विभिन्न आपस के शहरी क्षेत्रों में था, और दूसरा विदेश व्यापार जो मेसोपोटामिया से था, जो मिस्र था, जो अफगानिस्तान से जो था, जो फारस की खाड़ी के क्षेत्रों से था, वो आपका विदेश व्यापार। आंतरिक व्यापार के बारे में अगर हम लोग जानें तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे सभी के सभी आंतरिक व्यापार के केंद्र थे, आंतरिक व्यापार के केंद्र थे। शहरी लोगों के अनाज की जरूरतों को ग्रामीण लोग पूरा करते थे और बदले में शहरी लोग, शहरी व्यापारी ग्रामीण लोगों के अन्य जरूरतों को पूरा करते थे। और इस तरह से कहा जाता है कि पूरा का पूरा आपका ये हर एक शहर जो था आंतरिक व्यापार का केंद्र था, हर एक आंतरिक व्यापार का। नॉर्मली आंतरिक व्यापार का सबसे जो मेजर आइटम हुआ करता था वो आपका कहा जाता था अनाज ही हुआ करता था, अनाज ही हुआ था। इसको ग्रामीण क्षेत्रों से लाकर शहरी क्षेत्रों में डाला जाता था। आंतरिक परिवहन में आपका कहा जाता है कि बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, और जो शहर नदी के किनारे अवस्थित थे वहाँ आंतरिक परिवहन में नाव का इस्तेमाल करता है। सड़कों पर तो हमें उत्खनन में सड़कों पर हमें बैलगाड़ी के पहिए के चलने का निशान है, पहिए के चलने का निशान है, पहिए के चलने का निशान है। तो इस प्रकार एक आंतरिक व्यापार भी था जो हड़प्पा सभ्यता के ग्रामीण क्षेत्रों और हड़प्पा सभ्यता के शहरी क्षेत्रों के बीच में था। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे वो तो आंतरिक व्यापार के केंद्र थे ही थे, साथ में विदेश व्यापार का केंद्र था। और विदेश व्यापार जो हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का वो काफ़ी क्षेत्रों से आपका कहा जाता था। ये यहाँ पर आपका हड़प्पा सभ्यता भारत की हड़प्पा सभ्यता है। ये रहा हमारा पाकिस्तान, इसके ऊपरी भाग में ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा ईरान और ये रहा ईराक। और इसी इराक को हम लोग हड़प्पा काल में, उसी इराक को हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से संबोधित कर रहे हैं। और उसी मेसोपोटामिया का दक्षिणी हिस्सा जो था, दक्षिणी हिस्सा था सुमेरिया। और ये कहा जाता है कि पूरा का पूरा सुमेरिया के क्षेत्रों से ही इनफैक्ट हड़प्पा सभ्यता का व्यापार था। तो कहीं अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता लिखा हुआ हो, कहीं आपका सुमेरिया की सभ्यता लिखा हो, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो हड़प्पा सभ्यता का ही व्यापार, और ये व्यापार जो होता था ये फारस की खाड़ी होते हुए था, फारस की खाड़ी होते हुए था। यहाँ पर देखिए मिस्र था, नील नदी के किनारे मिस्र था, यहाँ पे ये हमारा इराक था और यही इराक हमारा मेसोपोटामिया था। और इसी लोथल से बंदरगाह से जहाज़ें जाया करती थी और इसी फारस की खाड़ी से होते हुए यहाँ पर मेसोपोटामिया पहुँच जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया के साथ, सुमेरिया के साथ एक ब्रिस्क ट्रेड रिलेशन था। इसका प्रमाण हमें कई स्तरों पर मिलता है, कई स्तरों पर मिलता है। पहली बात आपका कहा जाता है कि हड़प्पा की बहुत सारी मुहरें, कम से कम नॉट लेस देन 24 मुहरें आपका मेसोपोटामिया सभ्यता के विभिन्न जगहों से मिली है। और से है उम्मा, सूसा, निपुर, किस, ये सब ऐसे स्थल हैं जहां हड़प्पा सभ्यता की मुहरें पाई गई है। और साथ ही साथ भारत के भी कुछ हड़प्पीय स्थल ऐसे हैं। मोहनजोदड़ो में बेलनाकारें आपका मुहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषता थी। हाँ, आपके लोथल में आपका सर्कुलर बटन सील मिला है जो फारस के खाड़ी के क्षेत्र अपने उपयोग में लाया करते थे। तो वहाँ की चीज़ों का यहाँ होना और यहाँ की चीज़ों का वहाँ होना दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण व्यापार को मतलब है कि बतलाता है। साथ ही साथ इस काल का जो मेसोपोटामियन साहित्य है, जिस काल के मेसोपोटामिया की बात हम लोग कर रहे हैं, उस काल में वहाँ मेसोपोटामिया में, चूँकि मेसोपोटामिया का जो लिपि है वो सब डेसिफर कर लिया गया है, तो मेसोपोटामिया के इतिहास को समझ लिया गया है। तो वहाँ पर एक कहा जाता है कि सारगोन वंश था। और इसी सारगोन वंश का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था अक्काड़।
और उसी के काल का जो मेसोपोटामियन लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसमें बतलाता है कि कहा जाता है कि स्पष्ट का उल्लेख है कि दिलमुन, मकान और मेलुहा, इन 3 क्षेत्रों से जहाज हमारे क्षेत्र में आया करते थे, जहाज अपना लंगर डालते थे। दिलमुन जो है उसको आधुनिक रूप में आपका कहा जाता है कि बहरीन से समझा गया है। मकान को बेसिकली मकरान तट के रूप में चिन्हित किया गया है। और ये जो मेलुहा था, ये मेलुहा ही आपका कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता। तो लिटरेचर और आर्कियोलॉजी दोनों ही इस बात को बतलाते हैं, हड़प्पा काल में एक उत्कृष्ट व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के लोगों के साथ इसका था। इसके अलावा सुदूर व्यापार इन लोगों का मिस्र से भी था, अफगानिस्तान से भी था, बलूचिस्तान के क्षेत्रों से था। आंतरिक व्यापार में दक्षिण भारत, कर्नाटक वगैरह का क्षेत्र था, पूरा नॉर्थ में कश्मीर तक का क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उस क्षेत्र में बहुत सारे आपके व्यापारिक मतलब संपर्क स्थापित किए थे। और इन व्यापारिक संपर्क के पीछे जो उद्देश्य था कि अपने लोगों के लिए अधिकाधिक, शहर के लोगों के लिए अधिकाधिक वस्तुएं उपलब्ध कराना, जो व्यापार से ही संभव था। इसलिए व्यापार में भौतिक चीज़ों का बड़ा मतलब है कि महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जो व्यापार था मुख्यतः भौतिक वस्तुओं में था, आपका कहा जाता है, जिसको चाहिए था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के, शहर में रहने वाले लोगों को ये आपका भौतिक चीज़ें चाहिए था। तो इस तरह से एक सोर्तुगई, एक स्थल का उल्लेख मिलता है, सोर्तुगई। वो कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ जो हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था उसमें इंटरपोर्ट का काम करता था, मध्यस्थ व्यापारिक केंद्र के रूप में ये कार्य कर रहा था। तो इस प्रकार का कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का एक ब्रिस्क ट्रेड रिलेशन आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता था। आयात और निर्यात, जितना भी विदेश व्यापार हड़प्पा सभ्यता का था, तो जहाँ कहीं भी व्यापार होता है तो वहाँ आयात होता है और फिर निर्यात होता है, आपको कहा जाता है। तो चले हम लोग एक निगाह डाल लें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आयात क्या करते थे और हड़प्पा सभ्यता के लोग निर्यात क्या करते थे, आपको कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो आयात था वो मुख्यतः आपका कहा जाता है कि बहुमूल्य पत्थर, सोना, चांदी। सोना दक्षिण भारत से लाया करते थे, कर्नाटक के कोलार माइन से लाया करते थे। चांदी अफगानिस्तान से आया करता था। तांबा, खेतरी राजस्थान से। और खेतरी के बारे में जानते चले, ये हिंदुस्तान का फर्स्ट कॉपर माइन है जो आज तक तांबा का उत्पादन कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता के काल में भी ये तांबा का उत्पादन कर रहा था और आज भी हड़प्पा सभ्यता में, आज भी देश में तांबा का उत्पादन कर रहा है। तो ये तांबा आपको कहा जाता है। बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर वगैरह सब थे, जैसे आपका गोमेद आपका मध्य एशिया से लाया जाता था। लैपिस लजूली, बैदूर ज़मानी जिसको बोलते हैं, आपका कहा जाता है कि लैपिस लजूली, ये बादकसा से लाया जाता था जो अफगानिस्तान में था। तांबा आपका ओमान से भी प्राप्त होता था। ये यहां पर ये ओमान है। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः इन्हीं सब चीज़ों का आयात करते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो निर्यात था, निर्यात भी बड़ा महत्वपूर्ण था। और एक बात दिमाग में लेकर चले, ये जो व्यापार था आपका कहा जाता है कि विदेश व्यापार जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का था, इस विदेश व्यापार में आपका कहा जाता है कि व्यापार संतुलन हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में जा रहा था। मुख्यतः कहा जाता है कि आपका जो निर्यात की वस्तु थी, वो निर्यात की वस्तुएं थी वस्त्रों का निर्यात होता था हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो वगैरह इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। वस्त्र के बाद मनके, विभिन्न प्रकार के मनके का निर्यात होता था। सीप से बनी वस्तुओं का निर्यात हुआ होता था। हाथी दांत से बने वस्तुओं के रूप में वस्तुओं का निर्यात होता था। हाथी दांत के काम के मामले में आपका कहा जाता है कि लोथल एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
सीप में आपका हम लोगों ने देखा ही लोथल था, बालाकोट था, और मनका में हम लोगों ने देखा ही था लोथल और चांदुदारो था। और वस्त्र उद्योग जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा इन उद्योगों से व्यापक था। हर शहर में आपका वस्त्र उद्योगों का प्रमाण मिलता है। और इस प्रकार इन्हीं उद्योगों से प्राप्त जो वस्तुएं होती थी उसी वस्तुओं को हड़प्पा सभ्यता के लोग जो था वो निर्यात करते थे। आयात निर्यात जब हो रहा था तो उस समय सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है कि एक्सचेंज कैसे होता था वस्तु। तो वस्तुओं का एक्सचेंज के लिए जो अभी उपलब्ध साहित्य है कि जैसे कुछ लोग बतलाते हैं कि मुहरे जो थी वो बहुत लोग इसको मुद्रा कहते हैं, लेकिन नहीं, मुहरे मुद्रा नहीं थी। बेसिकली आपका हड़प्पा सभ्यता के मुहर जो होते थे वो स्वामित्व का प्रतीक होते थे। मुहर मार देना मतलब कि ये वस्तु मेरी है। हाँ, वो मुहरें जो थी वो कोई मुद्रा नहीं थी आपका कहा जाता है। एक्चुअली हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार समझ में आता है वही बाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। और इसी वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत हड़प्पा सभ्यता का व्यापार चलता था। वस्तु के बदले वस्तु। व्यापार के लिए एक और ज़रूरी चीज़ था और वो था आपका कहा जाता है कि माप तोल की व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में आपका कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा माप तोल के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। माप के लिए आपका कहा जाता है कि पैमाना मिला है, आपका हाथी दाँत का पैमाना मिला है, आपका सीप का पैमाना मिला है, दोनों लोथल से हमें प्राप्त हुआ है। तौलने के लिए आपका कहा जाता है कि आपका बाट बटखरा का भी प्रयोग किया जाता था, या तो वो सब आपका स्टीटाइट का बना होता था या फिर लाइमस्टोन का बना होता था। मतलब या तो चूना पत्थर का बना होता था या सेलखड़ी के पत्थर का बना हुआ था, और घन के आकार का था। जितने भी आपके मिले हैं सभी के सभी घन के आकार के पाए जाते, क्यूबिकल इन शेप। ये सब 16 के अनुपात में था, तौल का अनुपात। तो इस तरह हड़प्पा सभ्यता में आपका कहा जाता है कि माप तौल की भी व्यवस्था थी, और इन्हीं यूनिफॉर्म व्यवस्थाओं के बल पर कहा जाता है कि हड़प्पा का अर्थव्यवस्था एक उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था दोनों अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हम लोगों ने देखा। हाँ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने आप में उन्नत थी और वो शहरी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहे थे, और शहरी अर्थव्यवस्था में आपके उद्योग और व्यापार थे, और इन्हीं उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों की वजह से, आर्थिक गतिविधियों की वजह से हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे सभी के सभी व्यापारिक केंद्र थे, और ये व्यापारिक गतिविधि ही उनके शहरीकरण का मूल कारण था। वीडियो लंबा हो गया है और इसलिए हम लोग इसी वीडियो में आपका कहा जाता है कि यहीं तक का अध्ययन करते हैं, और उसके बाद बाकी जो धर्म है वो समाज का हिस्सा जो होगा, कला का जो हिस्सा होगा, और इसके साथ ही एक ही हड़प्पा सभ्यता होगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन। इन सब चीज़ों के बारे में, धर्म समाज के बारे में, कला के बारे में और पतन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, उपयोगी लगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के बीच सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।